हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिसिटी। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसके कारण विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। ये जो स्थल रूप होते हैं ये स्थायी रूप वाले नहीं होते, इनमें परिवर्तन होता रहता है, खासकर जब ये परिवर्तन विस्फोटक रूप से उद्गार होने से होता है। चूंकि ज्वालामुखी क्रिया का क्षेत्र धरातल के नीचे और धरातल के ऊपर दोनों तरफ होता है, अतः ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित टोपोग्राफी या स्थलाकृतियों को भी दो भागों में या दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक होती हैं बाह्य स्थलाकृतियां और दूसरी होती है आभ्यंतरिक या जो आंतरिक स्थलाकृतियां होती हैं। उद्गार के समय आंतरिक स्थलाकृतियां या आभ्यंतरिक स्थलाकृतियां क्या होती हैं? उद्गार के समय जब गैस और वाष्प की मात्रा कम होती है तो जो लावा का उद्भेदन धरातल पर नहीं हो पाता तथा धरातल के नीचे स्थित जो दरारें हैं, छिद्र हैं, उनमें ये लावा जम जाता है और विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, जिनमें से बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ है, फैकोलिथ है, सिल है, सीट है, डाइक आदि है। इन स्थलाकृतियों का विस्तृत अध्ययन अपन ने आगन्य चट्टानें जो पढ़ी थी वहां कर चुके। अब हम देखते हैं बाह्य स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियां जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा मैग्मा धरातल को भेद कर बाहर आता है और वायुमंडल के संपर्क में आकर ठंडा और ठोस हो जाता है तो अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले होता है ज्वालामुखी शंकु, वोल्केनिक कॉन्स। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार होने पर निष्कासित पदार्थ ज्वालामुखी के चारों ओर जमा होकर शंकु का रूप धारण कर लेता है और इसकी जो आकृति है एक छोटे टीले से लेकर उच्च पर्वतों जैसी हो सकती है। तो इस आधार पर ये ज्वालामुखी जो शंकु हैं कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है एसिड लावा शंकु। एसिड लावा शंकु का निर्माण कब होता है? हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो एसिड लावा होता है वो काफी क्या होता है, चिपचिपा होता है। क्या होता है? काफी चिपचिपा होता है, गाढ़ा भी होता है और इसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा भी अधिक होती है। सिलिका की जो मात्रा है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो जैसे ही ये लावा धरातल पर प्रकट होता है उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर क्या हो जाता है, जम जाता है और इसको फैलने का समय नहीं मिल पाता। फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले, क्योंकि ये फैलता नहीं है, वहीं तुरंत क्या हो जाता है, जमकर ठोस हो जाता है, इसलिए इनको फैलने का समय नहीं मिल पाता और तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का ये क्या करते हैं, निर्माण इस प्रकार से होता है। तो इसको क्या कहते हैं, एसिड लावा शंकु, यानी तीव्र ढाल वाला जो शंकु होता है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है
उनमें इसी प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, पैठिक या बेसिक लावा शंकु, इसको सिल्ड शंकु भी कहते हैं। ये क्या होता है, कैसे बनता है, जब लावा क्या हो, हल्का और पतला हो, हल्का हो और पतला हो, और इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो क्या हो, कम हो। सिलिका की जो मात्रा है वो कम हो, तो जो लावा है वो जब बाहर आता है तो दूर तक क्या हो जाता है, फैलता है। इस प्रकार से दूर तक क्या होता है, वो फैल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जम जाता है। तो इस कारण क्या होता है, एक कम ऊंचे यानी इस शंकु का निर्माण होता है, और इसका जो ढाल है वो भी क्या होता है, मंद होता है। इसका जो आकार है वो एक शिल्ड की तरह होता है, इसलिए इसको शिल्ड शंकु भी कहते हैं। चूंकि इसकी जो रचना है वो किससे होती है, बेसाल्ट लावा से होती है, अतः इसको बेसिक लावा या पैठिक लावा भी कहते हैं। इस तरह के जो शंकु हैं वो हवाना या जो हवाई तुल्य हैं वहाँ होते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है सिंडर शंकु या राख शंकु। सिंडर शंकु प्राय कम ऊंचे शंकु होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी की धूल, राख और विखंडित जो पदार्थ हैं उनके सहयोग से इनका निर्माण होता है। सबसे पहले गैस के उद्गार के साथ ये पदार्थ छोटे आकार में, खासकर जैसे चिट्टी का ढेर होता है मिट्टी में, उस प्रकार से प्रारंभ होते हैं। बाद में धीरे धीरे इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है और इस प्रकार शंकु का आकार बढ़ता जाता है। सिंडर शंकु के निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता, तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता। सिर्फ किससे बनते हैं ये, धूल से, राख से, और जो विखंडित पदार्थ हैं उसके ऐसे जमते जाते हैं और सिंडर शंकु का निर्माण होता है। कभी कभी इनके विस्तार में तीव्र गति से भी वृद्धि हो जाती है। महीन पदार्थ जैसे राख आदि सतह के पास क्रेटर से दूर होते हैं। इस शंकु का निर्माण असंगठित यानी ढीले तथा बड़े बड़े टुकड़ों से होता है तथा अपर्दन के बाद भी इसका जो मौलिक रूप है वो सदियों तक नष्ट नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है मैक्सिको का जो जोरल्लो, सान साल्वाडोर का माउंट इजाल्को, फिलीपाइन के जो लुजोन द्वीप है वहाँ पर कैमिगवेन ज्वालामुखी के शंकु सिंडर शंकु या राख शंकु है। इनका निर्माण धूल, राख और विखंडित पदार्थों से होता है, तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता। अगला जो शंकु का प्रकार है वो कौन सा है, मिश्र या कंपोजाइट कोन जिसको कहते हैं। कंपोजिट जो शंकु होते हैं वो सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के जो निसर्ष या निष्कासित ज्वालामुखी पदार्थ हैं उनकी क्रम से तह के रूप में इस प्रकार से तह या परतें बन जाती हैं, तो इस प्रकार से उनका निर्माण होता है। विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या बन जाती हैं, तह या परतें बन जाती हैं। इस कारण से कभी कभी इस प्रकार के ज्वालामुखियों को प्रत्यार शंकु भी कहते हैं। विश्व के जो अधिकांश उच्चतम और अत्यधिक सुडौल और बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत
क्या करते हैं, कंपोजिट शंकु या मिश्रित शंकु का उदाहरण पेश करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सस्ता, रेनियर, वुड, फिलीपाइन का मेयान, जापान का फ्यूजियामा, इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इन शंकुओं का निर्माण लावा और विखंडित पदार्थों की परत के बारी बारी जमने से होती है। विखंडित पदार्थ हो गए, फिर उसके ऊपर लावा जम गया, फिर विखंडित पदार्थ, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अगला जो प्रकार है वो है परपोषित शंकु, परपोषित या पैरासाइट कॉन। जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक क्या हो जाए, विस्तार हो जाए, तो उसमें फटन होने के कारण ज्वालामुखी की जो मुख्य द्रोणी या नली होती है उससे छोटी छोटी क्या निकलने लगती हैं, इस प्रकार से उपशाखाएं निकलते हैं। ये तो क्या है, ज्वालामुखी का मुख्य पाइप, और ये इसमें जब फटन हुआ तो इससे अनेक छोटी छोटी क्या निकलने लगती हैं, उपशाखाएं निकलने लगती हैं। मुख्य शंकु के निचले भाग पर इन उपनलियों से लावा आदि पदार्थ निकलने लगते हैं तथा उनके जमाव होने से इस प्रकार से छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। कभी कभी इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि मुख्य शंकु के करीब करीब ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्योंकि इन शंकुओं की जो नली है उसका जो पोषण है वो मुख्य ज्वालामुखी नली से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परपोषित शंकु कहते हैं। परपोषित शंकु का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, माउंट जो सस्ता है उसमें एक अन्य शंकु निकल रहा है जिसका नाम है सस्तीना। ये क्या है, परपोषित शंकु का उदाहरण है। तो ये कुछ शंकुओं के प्रकार थे। उसके बाद एक आकृति होती है ज्वालामुखी या लावा गुम्बद। लावा गुम्बद क्या होता है, प्राय शिल्ड शंकु का ही रूप होता है। अंतर केवल ये होता है कि जो गुम्बद है वो शंकु से क्या होता है, विस्तृत होता है तथा इसका ढाल भी क्या होता है, अधिक होता है। लावा गुम्बद का निर्माण भी ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा के जमाव से ही होता है। उसके बाद एक आकृति होती है लावा डाट या लावा प्लग। ये क्या होती है, जब मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो उनकी नली और जो छिद्र है वो ठोस लावा से भर जाते हैं। जब ये शंकु अपर्दन के द्वारा नष्ट हो जाता है तो नली में जमा डाट या जो प्लग है वो क्या होता है, दीवार की तरह खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से पहले ये ज्वालामुखी की जो नली है, ठीक है, ये ज्वालामुखी का शंकु यहाँ तक था, अब इस भाग का क्या हो गया, अपर्दन हो गया, तो ये जो भाग है अलग से दीवार की तरह खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इस प्लग में क्या होता है, लावा भर जाता है। तो ये उसी प्रकार से दिखाई देता है जैसे किसी बोतल को कॉर्क से बंद कर दिया गया, और इसी आकृति को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कॉर्क या डाट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब ज्वालामुखी की नली तथा उसका जो मुख है ब्रेसिया से भर जाता है तो ऐसी आकृति को डायट्रेम्बी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्रेटर। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को ही क्या कहते हैं, क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। ज्वालामुखी के छिद्र जो ऊपर इस प्रकार से छिद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं।
ये कैरेक्टर जो होते हैं प्राय कीप के आकार को होते हैं, जिनका ढाल उस शंकु पर आधारित होता है जिसमें उनका निर्माण हुआ है। जब किसी ज्वालामुखी के कैरेक्टर का पर्याप्त विस्तार हो जाता है और पुनः जब ज्वालामुखी का उद्गार छोटे पैमाने पर होता है तो कैरेक्टर के अंदर ही क्या हो जाता है, छोटे छोटे शंकुओं पर कैरेक्टर बन जाते हैं। इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, घोंसलादार कैरेक्टर कहते हैं। यानी जब क्या होता है, ज्वालामुखी में जो कैरेक्टर होता है उसके बाद दोबारा जब उद्गार होता है तो उस कैरेक्टर के अंदर ही क्या होता है, अन्य कैरेक्टर बन जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, घोंसला कैरेक्टर या घोंसलेदार कैरेक्टर कहते हैं। एक जो आकृति है वो क्या है, काल्डेरा। ये क्या होती है, कैरेक्टर का जो विस्तृत भाग है, यानी कैरेक्टर से बहुत बड़ा जो भाग है उसी को क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा का जो निर्माण है वो विस्फोटक उद्गार से होता है। काल्डेरा की जो व्यास है कैरेक्टर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जब काल्डेरा के अंदर पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नए शंकु की रचना होती है। इन शंकुओं के विस्फोट और विनाश के कारण पुनः एक काल्डेरा का निर्माण हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड काल्डेरा या घोंसलादार काल्डेरा कहते हैं। तो ये थी ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित कुछ आकृतियां, कैसे उद्गार से जो विस्फोटक उद्गार होता है उसके अलावा जो दरारी उद्गार होता है उसके कारण लावा जो है एक लंबी दरार के सहारे धरातल पर प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण वो शीघ्रता से क्या होता है, धरातल पर फैल जाता है क्षैतिज रूप से। तो आसपास क्या होता है, लावा की एक मोटी या पतली परत भिज जाती है जिससे लावा का पठार या लावा मैदान का निर्माण हो जाता है। उसके अलावा कुछ अन्य गौण आकृतियां भी आती हैं ज्वालामुखी में, जैसे एक होता है गेसर। गेसर वास्तव में क्या होते हैं, एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होते हैं जिनमें क्या होता है, समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकला करती है। यानी गर्म जल जिसमें रुक रुक कर क्या होती है, गैस और गर्म जल निकलता है। गेसर जो है वो आइसलैंड के गेसिर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला। गेसर जो होते हैं वो ज्वालामुखी के क्रिया जो होती है इसका गौण रूप होते हैं। क्या होते हैं, गौण रूप इसका होते हैं। परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे, गेसर सविराम गर्म जल के स्रोत होते हैं जो कि समय समय पर अपने मुख से गर्म जल की फुहारें तथा वाष्प छोड़ते हैं। इनको ज्वालामुखी के गौण रूप कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उत्तरी अमेरिका में जो येलोस्टोन पार्क है, येलोस्टोन नेशनल जो पार्क है, वहाँ पर इस प्रकार के गेसर पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड और आइसलैंड में भी पाए जाते हैं। एक होता है धुआरे। धुआरे धुआरे अथवा धूम्र छिद्र लैटिन भाषा के फ्यूमरोल शब्द से बना है। किससे बना है, फ्यूमरोल शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य एक ऐसे छिद्र से होता है
जिसके सहारे गैस और वाष्प निकलती है। एक छिद्र जिससे क्या निकलती है, गैस से और वाष्प निकलती हैं। दूर से देखने पर ऐसा दिखता है कि जैसे बहुत जोरों से धुआं निकल रहा हो। इसी कारण से इनको क्या कहते हैं, धूम्र छिद्र या धुआंरे या फ्यूमरोल्स कहते हैं। धुआंरे जो होते हैं ज्वालामुखी की जो सक्रिया है उसके अंतिम लक्षण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं इनको? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम लक्षण माना जाते हैं। धुआंरे का विस्तृत जो क्षेत्र है वो क्या होता है, क्या है, कटमई ज्वालामुखी के समीप कई वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इसलिए इस धुआंरे की घाटी को क्या कहते हैं, 10 सहस्त्र धूम्र घाटी कहते हैं। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स भी कहते हैं। उसके बाद एक होता है सोल्फ तारा। सोल्फ तारा धुआंरे का ही रूप होता है। क्या होता है, ये धुआंरे के साथ जब वाष्प और गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी निकलते हैं तो इनमें गंधक मुख्य होती है। क्या होती है? गंधक। तो ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में क्या निकलता हो, गंधक निकलता हो, तो उनको क्या कहते हैं, गंधके धुआंरे अथवा सोल्फ तारा कहते हैं। यानी धुआंरे ही हैं लेकिन इसमें अधिक मात्रा में क्या निकल रहा है, गंधक निकल रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सोल्फ तारा। विश्व के प्रमुख धुआंरों में अलास्का में 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, ईरान का कोह सुल्तान और न्यूजीलैंड की जो प्लेंटी की खाड़ी है वहाँ व्हाइट टापू का धुआंरा आदि प्रसिद्ध है। तो ये था ज्वालामुखी से निर्मित टोपोग्राफी या स्थलाकृति।